हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 12 की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और हम अब सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10। और इसका आपने वन शॉट वीडियो तो जरूर देख लिया होगा, क्योंकि आपके वन शॉट वीडियो में एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट रहेंगे क्रिस्टल क्लियर। और इसके पुराने जो क्वेश्चंस थे, प्रीवियस क्वेश्चंस, वो हम प्रीवियस वीडियोज में कवर कर चुके हैं, तो आप वो भी जरूर से देख लें, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3, 5, -1, 4, 3, -1। तो यहां पर दो लाइन्स हैं, है ना। एक लाइन तो वो है जो ओरिजिन से, ओरिजिन को लिख सकते हैं 0, 0, 0, है ना, और इससे इस पॉइंट को, तो सपोज इसका नाम है ए, और वो उन लाइन को, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? दूसरी लाइन के, जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सपोज ये पॉइंट्स है हमारे बी और सी। ठीक है, तो हमें पूरी की पूरी लाइंस के इक्वेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस हम इन दो पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशोज फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर इन दोनों लाइंस का भी डायरेक्शन रेशोज। और डायरेक्शन रेशोज अगर हमें दोनों लाइंस का पता है, तो हमें पता है कि उनमें परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, क्या होती है? दो लाइंस के अगर डायरेक्शन रेशोज पता है, तो उनके परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और A2 B2 C2 सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों लाइंस के, है ना, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए सबसे पहले O और A का हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम सारे के सारे ये इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। कैसे करते हैं? किसी भी कोऑर्डिनेट में से, है ना, माइनस कर दो, डिफरेंस लेना है, तो 0 -2, 0 -1, 0 -1 कर सकते हो, या 2 -0, 1 -0, 1 -0 कर सकते हो। बट ऐसा नहीं करना है कि 0 -2 कर दिया और 1 -0 कर दिया, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 -0, सपोज हम कर रहे हैं, तो A1 आ गया है हमारा 2 -0 2, B1 क्या आ जाएगा 1 -0, तो ये भी 1, है ना, और C1 क्या आ जाएगा 1 -0, तो ये भी 1। ठीक है, इतनी बात। अब हम कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका? BC का फाइंड आउट। ठीक है, तो यहां पर A2 क्या आएगा, इसमें से इसको कर लो या इसमें से इसको, एक ही बात है, तो 4 -3 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1। B2 क्या आ जाएगा 3 -5, तो -2। C2 आ जाएगा -1 और -1, है ना, तो -1 -1, ठीक है, डिफरेंस लेना है ना, और दोनों ही सेम क्वांटिटी है, तो डिफरेंस कितना आएगा ऑटोमेटिकली 0। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC। तो इनको इस लाइन, इस कंडीशन में पुट करते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो इसमें पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज। A1 क्या है 2, A2 है हमारा 1, तो 2 × 1, ठीक है, प्लस B1 कितना है, यहाँ पर है 1 और ये है -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 × -2 प्लस C1 कितना है 1 और C2 कितना है 0। क्लियर है इतना? अब यहां पर देखो 2 × 1 हो जाएगा 2, 1 × -2 आ जाएगा -2, और ये तो हमारा 0 है ही, तो यहां से आ जाएगा आपका 0, 2 - 2 0।
तो इक्वल टू 0 में आ गया, दैट मीन्स हमने बताया था ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई 0 आ गया, दैट मीन्स दीज टू लाइंस जिसके हमने डायरेक्शन रेशो से ये अप्लाई किया है कंडीशन, वे लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, बस यही कंडीशन आपको चेक करनी थी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are M1 N2 minus M2 N1, N1 L2 minus N2 L1, L1 M2 minus L2 M1। तो हमें वो डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं जो इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस के या जो उन लाइंस के परपेंडिकुलर है जिनके ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेक्टर्स, है ना, क्योंकि ये लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो सपोज ये हो जाएगा B1 वेक्टर, तो L1 I कैप, ठीक है, प्लस M1 J कैप, सिमिलरली प्लस N1 K कैप। सिमिलरली B2 वेक्टर हो जाएगा हमारी सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। तो ये जो दो वेक्टर्स है, अब इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालेंगे, है ना, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे I के, J के, K के, तो वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। किसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे? उस लाइन के जो इन लाइंस के, है ना, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेसिकली ये समझो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर मिलेगा अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 से आएगा इन दोनों वेक्टर्स का एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो I J K, पता ही है आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे लेते हैं। तो B1 का कंपोनेंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा L1 M1 और N1, और B2 के कंपोनेंट्स आ जाएंगे L2 M2 और N2। क्लियर है इतना? अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। I का कोफिशिएंट क्या आएगा? देखो I के करस्पॉन्डिंग करना है तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल कर देंगे और इन चारों की मल्टीप्लाई होगी आपस में, है ना। तो M1 N2 माइनस N1 M2, या है ना, यहाँ पर M2 N1 है तो वही लिख लेंगे M2 N1, और J के साथ जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस J, और J के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन नहीं करेंगे कंसिडर, तो L1 N2 माइनस L2 N1। ठीक है, L1 N2 माइनस L2 N1। सिमिलरली K कैप की बात कर लेते हैं, तो K कैप के करस्पॉन्डिंग ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस कंसिडर नहीं करेंगे, तो L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, L1 M2 माइनस L2 M1। अब देखो यहाँ पर माइनस भी है ना बाहर में, तो इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। और तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा M1 N2 माइनस M2 N1 I कैप। ठीक है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं L2 N1 माइनस L1 N2। ठीक है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है N1 पहले लिखा हुआ है तो हम N1 पहले कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है, N1 L2 L2 N1 एक ही बात होती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे N1 L2 माइनस N2 L1। ये तो याद है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा J कैप। ठीक है, प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 K कैप। तो यहाँ पर देखो
ये i का कंपोनेंट और ये j का और ये k का कंपोनेंट। तो यही हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2। तो यहां से आ जाएगा देखो डायरेक्शन कोसाइंस m1 n2 माइनस m2 n1, ठीक है, एंड n1 l2 माइनस L1 N2, है ना, N2 L1 L1 N2 एक ही बात है, और L1 M2 माइनस L2 M1। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं, जो ये जो दो लाइंस दी हुई थी जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए थे उसके परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are a, b, c and b minus c, c minus a minus b। तो यहाँ पर हमें टू लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, तो उसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है वही कोस थीटा इक्वल्स टू मोड लगा देंगे, और न्यूमरेटर में क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गए हमारा एंगल। तो यहाँ पर जो हमारा a1 b1 c1 है वो तो ये है a1 b1 c1, और ये a2 b2 c2। चलिए मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 और c1, ठीक है, और ये है a2 b2 और ये c2। तो चलिए ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अब इसमें। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, a1 की जगह पुट करेंगे a और a2 की जगह क्या पुट करेंगे b माइनस c, ठीक है, प्लस b1 की जगह क्या पुट करेंगे b और b2 की जगह क्या पुट करेंगे c माइनस a। सिमिलरली c1 की जगह क्या पुट करेंगे c और c2 की जगह पुट करेंगे हम a माइनस b, ठीक है, और ये रूट के अंदर आ जाएगा a1 स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना, सिंपली इनके स्क्वायर्स, और सेकेंड रूट के अंदर आ जाएगा उन तीनों के स्क्वायर्स, तो b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, और ये आ गया मोड। मोड नहीं भूलना है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी है हमें कोस थीटा की। तो कोस थीटा इक्वल्स टू न्यूमरेटर सोल्व करते हैं पहले, तो यहाँ से देखो a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, है ना, यहाँ पर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस बी ए या ए बी, एक ही बात है, सी ए, है ना, या ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो माइनस बी सी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा देखो b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, है ना, स्पेस नहीं बचा, तो प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पर माइनस ए बी, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर है माइनस ए सी और ये प्लस ए सी, ये भी कैंसिल, और बी सी और माइनस बी सी ये भी कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या बचा 0, है ना, तो कोस थीटा, अब देखो न्यूमरेटर में 0, नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आ जाएगा, है ना। जब कोस थीटा इक्वल्स टू 0 तो 0 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का क्या मतलब है, पूछा यही था कि एंगल कितना है, तो चलो 90 डिग्री है, बट 90 डिग्री का मतलब है कि ये दोनों लाइंस जिसके डायरेक्शन को रेशियोज हैं वो दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमें वो लाइन बतानी है जो ओरिजिन से पास कर रही है, दैट मीन्स
जो x1 y1 z1 होंगे वो 0 0 0 हो जाएंगे और जो x एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे, अब x एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन तो उसका x एक्सिस से डायरेक्शन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। और अदर एक्सिस के साथ मीन्स y एक्सिस के साथ कितना बनाएंगे, दैट मीन्स बीटा कितना होगा 90 डिग्री, और गामा मीन्स z एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा, वो भी 90 डिग्री, ठीक है। कैसे होगा, चलिए एक थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं हम। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है बोर्ड के बाहर। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है, समथिंग लाइक दिस, तो देखो पैरेलल है तो उनका जो एंगल है बिटवीन देम वो होगा 0 डिग्री, है ना। या ये बोल सकते हैं कि वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो होगा 0 डिग्री। और y एक्सिस के साथ देखो ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस के साथ कितना बन रहा है 90 डिग्री। और z एक्सिस के साथ जो ऐसे है उसके साथ भी कितना बनेगा, जो ऐसे है और लाइन कुछ ऐसे जा रही है x एक्सिस के साथ, तो उसके बीच में भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और एक बात और बोली गई है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो हमारी लाइन ये ना होकर ये होगी कुछ जो ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ एक्सिस के पैरेलल है ना, कुछ ऐसी लाइन होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा अल्फा इक्वल्स टू 0 है तो L क्या होगा, मीन्स L क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो इसमें कोस लगा दो, कोस अल्फा, तो कोस 0 और कोस 0 कितना होता है 1। सिमिलरली M कितना हो जाएगा कोस बीटा, है ना, बीटा में कोस लगा दो तो कोस बीटा मीन्स कोस 90 और कोस 90 कितना होता है 0। सिमिलरली N आ जाएगा कोस गामा मीन्स कोस 90 मीन्स 0, ठीक है। तो हमारे पास L M N आ गए, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। और अगर डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं और वो पॉइंट है जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है तो हम उस लाइन की इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। क्या होती है, अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशोज होते हैं ABC तो हम ABC यूज कर लेते हैं, बट अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन होगी, x माइनस x1 अपॉन L, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन m, ठीक है, और z माइनस z1 अपॉन n इक्वल्स टू लैम्डा भी लिख सकते हैं, बट मेन तो यही इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम जनरली डायरेक्शन रेशोज हमें पता होते हैं तो ABC यूज कर लेते हैं, बट डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है, जिसका जो कंडीशन होता है डायरेक्शन कोसाइन का वो ये कंडीशन होता है, ठीक है, स्पेशल केस। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 क्या है ओरिजिन से पास कर रही है तो x माइनस 0 अपॉन L कितना है 1 इक्वल्स टू y माइनस y1 है 0 ओरिजिन से पास कर रही है और m कितना है 0 इक्वल्स टू z माइनस z1 भी 0 अपॉन n भी 0। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 0 इक्वल्स टू z अपॉन 0। तो ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर बोला जाता है कि y एक्सिस के पैरेलल हैं तो बीटा हो जाता है 0 और अल्फा 90 और गामा भी 90, तो उसे करस्पॉन्डिंग हम LMN कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। If the coordinates of the points A, B, C and D be 1, 2, 3, 4, 5, 7, minus 4, 3, minus 6 and 2, 9, 2 respectively, then find the angle between the lines AB and CD. तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं तो उनको लेकर ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है AB और दूसरी लाइन है ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D,
है ना, तो दूसरी लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सिमिलर काम कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज गिवन था, तो उन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम उन दोनों की लाइंस के बीच में एंगल निकाल पाए थे, कैलकुलेट कर पाए थे, ठीक है। बट यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ना देकर सिंपली पॉइंट्स दे दिए हैं, बट हम इसमें भी क्या कर सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का और इन दोनों पॉइंट्स का अलग अलग डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करेंगे और उसके बीच में उनका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा, हमें पता है डिफरेंस लेना होता है, 1 - 4 या 4 - 1 कर दो, एक ही बात है। तो सपोज जो A1 है वो मैं कर रहा हूँ 4 - 1 तो 3 आ जाएगा। B1 = 5 - 2 करना होगा, है ना, जिसमें से पहले को माइनस किया उसे करस्पॉन्डिंग माइनस करना होगा, तो 5 - 2 हो जाएगा 3, और C1 क्या हो जाएगा 7 - 3 4, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD क्या होगा, वे दोनों पॉइंट्स हैं C और D, तो A2 यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2 - -4 दैट मीन्स 2 + 4, तो 2 + 4 हो जाएगा 6। सिमिलरली B2 कितना आ जाएगा 9 - 3, तो ये भी 6 आ जाएगा। C2 कितना आ जाएगा 2 - -6, तो ये आ जाएगा 2 + 6 मीन्स 8। क्लियर है इतना। अब देखो अगर आप वैसे ही देख लो तो हमें ये बताना है कि एंगल कितना है ना। अगर आप ऐसे ही देखो तो यहाँ से मुझे तो दिख रहा है कि जो A1/A2 है, A1/A2 है वो कितना है 3/6 दैट मीन्स 1/2। B1/B2 जो है वो कितना है 3/6, ये भी 1/2 है ना, और C1/C2 कितना है 4/8, 4/8, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो A1/A2 B1/B2 = C1/C2, तो जब भी ये प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस तो हम बोलते हैं कि वो लाइंस पैरेलल हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इस डाटा से दैट AB एंड CD आर पैरेलल, और पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया है थीटा = 0 डिग्री, ठीक है। बट अगर आपको फॉर्मूला से ही करना है और ये आपको नहीं दिख रहा है एज सच, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है, जब हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो वो होता है A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 अपॉन में √A1² प्लस B1² प्लस C1² और रूट के अंदर ही आएगा A2² प्लस B2² प्लस C2², ठीक है। अब यहां पर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी गिवन है। तो A1 कितना है हमारा 3 और A2 कितना है 6, तो 3 × 6 = 18। सिमिलरली B1 कितना है 3, B2 है 6, तो ये भी 3 × 6 = 18, है ना। C1 कितना है 4, C2 है 8, तो 4 × 8 = 32। इतना क्लियर है। अब हमें रूट के अंदर वैल्यूज लिखनी है डिनोमिनेटर में, तो A1² मीन्स 3² 9, 3² 9 है ना, B1² प्लस C1² मीन्स ये C1² है, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर तो ये 16, और रूट के अंदर ही आ जाएगा A2 का स्क्वायर दैट मीन्स 36, ठीक है, प्लस B2 का स्क्वायर ये भी 36, प्लस C2 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 8 × 8 = 64, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है 32 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 40, 50, 60, 68। क्लियर है। तो ये आ गया है हमारा 68, और यहाँ से कितना आएगा 16, 9, 25 और 9 34, ठीक है। और सेकेंड टर्म में क्या आएगा 64 प्लस 36, तो ये 100 और 36 ये है, तो ये भी हो गया 136। तो आप बोलोगे अभी तो ये दिख नहीं रहा
है ना, लेकिन दिखेगा, अभी दिखेगा। तो यहाँ से देखो 68 और रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34 इंटू 136 की, है ना, और इसको और क्या लिख सकते हैं 34 इंटू, अगर देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करके लिखूं, है ना, 2 और इंटू समथिंग लिखूं तो कितना आएगा 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये आ गया है कोस थीटा। तो कोस थीटा न्यूमरेटर में कितना है 68 और नीचे क्या है, अब ध्यान से देखो ये 68 और 34 इंटू 2 ये भी 68, तो 68 इंटू 68 और रूट के अंदर है ना, तो जब पेयर होती है रूट के अंदर सेम नंबर्स की तो एक नंबर बाहर आ जाता है विदाउट रूट, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 68 का स्क्वायर लिखा हुआ है अंदर और बाहर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 68। तो 68 बाय 68 इज 1 और कोस थीटा जब 1 हो तो थीटा कितना आ जाता है 0 डिग्री। तो दोनों के दोनों प्रोसेस आपको देख सकते हैं, ये भी प्रोसेस है और एक ये भी प्रोसेस है। तो अगर आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, बट अगर कंपटीशन में बैठे हुए तो कंपटीशन में यही देख पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो आपको बहुत टाइम दे देगा, बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से सोल्व करने में एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी किसी लाइन में वेक्टर दिया हो या डायरेक्शन रेशियोज दिए हो उसके बीच में एंगल्स फाइंड आउट करना है तो दोनों कंडीशन परपेंडिकुलर की कंडीशन और ये पैरेलल की कंडीशन जरूर चेक कर लो, है ना, नज़र मार के ऐसे ही पता चल जाता है, मल्टीप्लाई करके 3 6 जा 18 3 6 जा, है ना, तो मल्टीप्लाई करके तो ऐड ही हो रहा है, सारे सारे प्लस प्लस हैं, एक बार माइंड में ही कैलकुलेट करके, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी भी चेक कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो उसके बाद ये आप चेक कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। If the lines x minus 1 by minus 3 equals to y minus 2 by 2k, z minus 3 by 2 and second line is here are perpendicular, find the value of k। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है ना, तो इसमें हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और उसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे जो हम लास्ट क्वेश्चंस में देखते ही आ रहे, परपेंडिकुलर क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली लिखने के लिए हमें क्या देखना होता है, पहले x का कोफिशिएंट, y का, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट्स 1 है तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा A1 इक्वल्स टू -3, ठीक है, B1 इक्वल्स टू 2k, C1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A2 इक्वल्स टू 3k, B2 इक्वल्स टू 1 और C2 इक्वल्स टू -5। तो ये आ गए हमारे इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है तो वो तो आपको पता ही है, फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, A1 की जगह -3, A2 की जगह 3k प्लस B1 की जगह 2k, B2 की जगह 1 प्लस C1 2 और C2 कितना -5 इक्वल्स टू 0। तो जब ये बोला जाए कि परपेंडिकुलर शो करो तो तब हम 0 लेकर नहीं चलते हैं, तब हम लेफ्ट हैंड साइड ही ये इतना ही लेकर चलते हैं और 0 के इक्वल आ गया तो हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम फुल कंडीशन लेके चलेंगे। और देखो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि k में एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। -3 इंटू 3k तो -9k, 2k इंटू 1 तो +2k और यहाँ से 2 इंटू -5 तो -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -9k प्लस 2k तो ये आ जाएगा -7k और -10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 10 आ जाएगा, करेक्ट। तो k आ जाएगा यहाँ से 10/7
7 और माइनस भी है तो -10/7 हमारी k की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सिंपल था ना एकदम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन की इक्वेशन के। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान से याद हो तो सपोज कोई भी अगर एक प्लेन है, सपोज लाइक दिस, और इसके अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो जो ये प्लेन की इक्वेशन है, तो जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है इसी को बोलते हैं हम n वेक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर हम n वेक्टर कैलकुलेट कर ले और जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो जो ये a वेक्टर है, a वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर होता है जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, है ना, और जो ये b वेक्टर होता है, b वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, है ना, जिसके पैरेलल हमें वो लाइन चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर बोला गया है कि परपेंडिकुलर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो लाइन का जो वेक्टर होगा वो यही वाला वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक वेक्टर चाहिए इस लाइन के लिए, है ना, क्योंकि बोला गया है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, है ना। तो इसी को हम बोल सकते हैं, जो n वेक्टर है उसी को बोल सकते हैं b वेक्टर, क्योंकि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है n वेक्टर उसी की, है ना, उस परपेंडिकुलर की हमें लाइन लिखनी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम n वेक्टर निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 9 को उधर ले जाकर हमें पॉजिटिव नंबर लिखना होगा, है ना। तो r वेक्टर आ जाएगा हमारा डॉट i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर इक्वल्स टू -9 हो जाएगा ये उधर जाके। अगर हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या होगा, r वेक्टर डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो जो ये वेक्टर आया ये आ गया हमारा n वेक्टर। ठीक है, तो इस n वेक्टर को ही हम बोल रहे हैं कि ये b वेक्टर होगा, क्योंकि ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और हमें उसी लाइन की इक्वेशन ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको n वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर पुट कर दिए। तो यहाँ से अगर हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमें a वेक्टर चाहिए। a वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास कर रही है। सपोज ये a वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर चाहिएगा तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करेंगे OA वेक्टर। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो 1 - 0i दैट मीन्स i कैप, 2 - 0 j कैप दैट मीन्स 2j कैप, और 3 - 0 तो 3k कैप। ठीक है, a वेक्टर भी हमारा आ गया है, b वेक्टर हमें पता ही है यहाँ से, तो सिंपली हम अब इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन की। तो r वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर इक्वल्स टू, है ना, a वेक्टर इज ये वाला 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, और b वेक्टर इज दिस n वेक्टर, है ना, नॉर्मल टू प्लेन। तो ये है -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो यही हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस प्लेन के, है ना, जो ये प्लेन दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 2। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन के ही सिमिलर है, बट उसमें हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और इसमें हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, और पैरेलल टू
दिस प्लेन। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, अब क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल प्लेन है, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वही इस प्लेन का भी नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो इसका भी और इसका भी सेम ही होगा नॉर्मल वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं दैट n वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट से और किसी वेक्टर के नॉर्मल है कोई प्लेन, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखते थे हम, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। तो यहां पर जो ए वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है ऑफ दैट पॉइंट जिसके थ्रू प्लेन पास कर रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हमें ए वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा है। सपोज ये ए कोऑर्डिनेट है, तो यहां से आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है इतना। अब ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। करेक्ट, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और डॉट में आ जाएगा एन वेक्टर, ये क्या है, आई प्लस जे प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। अगर हमें यहीं से कार्टेशियन फॉर्म भी कैलकुलेट करना हो, हालांकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो आर वेक्टर की जगह हम पुट करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना, और माइनस में तो ये रहेगा ही ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, डॉट नॉर्मल वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर सिर्फ वेक्टर इक्वेशन पूछा जाए तो यहीं तक ही लिखना है। ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। बट अब हम कार्टेशियन फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से देखो एक्स आई और ये है माइनस ए आई, है ना, माइनस बाहर है, तो एक्स आई माइनस ए आई, और अगर हमें आई कॉमन लेना हो तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए आई कैप। ठीक है, प्लस सिमिलरली वाई जे माइनस बी जे, तो यहां से आ जाएगा वाई माइनस बी जे कैप। सिमिलरली जेड के और माइनस सी के, तो जेड माइनस सी के कैप, और डॉट के साथ आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहां पर देखो ये तीन टर्म्स हैं, x माइनस ए आई के साथ, y माइनस बी जे के साथ, z माइनस सी के साथ, और i j के, और डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो i का i के साथ 1 हो जाएगा, बाकी के साथ 0। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली क्या लेंगे हम, x माइनस ए। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 1 ही है i का, तो इसीलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तो इसलिए मैं सिंपली इसको x माइनस ए ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली y माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, प्लस z माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बीच में प्लस 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 के ही साइन है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है इसको मैं इधर ही लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस ए है, उधर जाके प्लस है, माइनस बी उधर जाके प्लस बी, माइनस सी उधर जाके प्लस सी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गई है हमारी प्लेन के इक्वेशन। किस प्लेन की इक्वेशन, विच इज पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, हमें पता है कि जो पैरेलल हैं वो दोनों प्लेन ही पैरेलल है, तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी सेम होंगे, और पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट ही कर सकते हैं जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, और बस इस इक्वेशन में सारी की सारी वैल्यूज आप पुट कर लो और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई है वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, और ये हो गई है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, या कार्टेशियन इक्वेशन, जो भी आप बोलना चाहे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं।
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स आर वेक्टर इक्वल्स टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k एंड r इक्वल्स टू -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो यहाँ पर हमें इन टू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इनको नेम दे देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए सभी चीज़ों को। तो ये सपोज a1 वेक्टर है प्लस लैम्डा ये सपोज b1 वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली ये सपोज a2 वेक्टर है प्लस ये सपोज b2 वेक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो लाइन है r वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के बीच का अगर हमें छोटे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो b1 और b2 अगर सेम हो गए तो वो पैरेलल लाइंस है। क्या यहाँ पर पैरेलल लाइंस दिख रही है? नहीं, यहाँ पर तो 3i माइनस 2j माइनस 2k है और यहाँ पर i माइनस 2j प्लस 2k है। तो b1 नॉट इक्वल्स टू b2, दैट मीन्स ये लाइंस स्क्यू लाइंस है, ठीक है। और स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं जब हम लाइंस की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं इस तरीके का। तो डिस्टेंस क्या होता है स्क्यू लाइंस के बीच में, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 कट, है ना। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है और पूरे का हम मोड लेंगे ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आए, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क है कि हम b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर ले, उसका मोड फाइंड आउट कर ले और a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर ले। चलिए करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा, तो हमें क्रॉस लेना है दो वेक्टर्स का। तो सबसे पहले तो i j और k कैप लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा b1 वेक्टर है ना, पहले b1 वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो b1 वेक्टर i कैप तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2j तो -2 और 2k है तो 2, ठीक है। फिर हमें b2 के कंपोनेंट्स लिखने जो यहाँ पर है 3 माइनस 2 तो लिख लेते हैं 3 -2 और -2, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो i के साथ क्या क्या चीज़ें आएंगी, i के करस्पॉन्डिंग हमें एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये और ये लाइन गई तो -2 इंटू -2 तो हो गया 4, है ना। और -2 इंटू 2 तो ये हो गया -4, है ना। लेकिन हमें बीच में माइनस रखना होता है तो ये हो जाएगा +4। माइनस j के साथ क्या आएगा, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, तो 1 इंटू -2, ठीक है। तो ये आ गया -2 और 3 इंटू 2 6 और बीच में माइनस रखते हैं तो -6, ठीक है। तो ये सब एक्सपेंशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं तो इसमें हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो k के साथ क्या आएगा 1 इंटू -2 और 3 इंटू -2 तो ये -6, बट बीच में प्लस होता है तो बीच में माइनस होता है तो +6 हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 4 + 4 8i, ठीक है। -2 -6 तो -8 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +8j और ये है -2 और 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा +4k। लेट मी चेक k कैप के साथ सही आ रहा है कि नहीं। तो ये कैंसिल तो ये -2 और ये तो ठीक है, तो ये आ जाएगा +4k, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 हमारा ये आ गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में जरूरत पड़ेगी। तो b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो भी कंपोनेंट्स है उसके स्क्वायर्स को ऐड करना और फिर रूट करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, अगेन 8 का स्क्वायर 64, अगेन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 64 और है ना ये कितना आ जाएगा 6 4
10 और 4 14 का 4 1 कैरी, तो 1 2 6 8 और ये 14, ठीक है। तो रूट के अंदर आ गया है 144 और रूट ऑफ 144 कितना होता है 12, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास मोड ऑफ दिस, है ना, या बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस B1 क्रॉस B2। अब हमें फाइंड आउट करना है A2 माइनस A1, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। चलिए देखते हैं। तो A2 वेक्टर तो अपना यहां पर है, क्या है, -4i कैप माइनस k कैप, और A1 वेक्टर है 6i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक है। चलिए, ये है 4i कैप और ये है ना, ये -4i कैप और ये है -6i, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो -4 -6 तो -10i, करेक्ट। और यहाँ पर j का कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो जो यहाँ पर है बस वही काम का है। तो 0 मान लेते हैं, 0 और ये माइनस है और ये 2j, तो 0 माइनस 2j, तो कंपोनेंट आ जाएगा, मीन्स टर्म आ जाएगा -2j। और यहाँ पर है -k और यहाँ पर बीच में माइनस और -2k, तो ओवरऑल हो जाएगा -3k, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर ओपन करके ब्रैकेट को तब भी सोल्व करेंगे, है ना, थोड़ा अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो फिर भी यही आएगा। प्रैक्टिस करो कि हम कुछ स्टेप्स मिस कर सके, ताकि एग्जाम में हमें हेल्पफुल रहे, टाइम कम लगे चीज़ों में, ठीक है। तो A2 माइनस A1 वेक्टर भी लिख लिया, B1 क्रॉस B2 भी आ गया है। चलिए, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो B1 क्रॉस B2 है हमारा 8i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। किसके साथ डॉट लेंगे, A2 माइनस A1 के साथ, तो ये है -10i कैप -2j कैप, ठीक है, -3k कैप, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आया था 12, और बाहर आ जाएगा हमारा मॉड्यूलस। तो D इक्वल्स टू, अब देखो डॉट लेना है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 8 की होगी -10 के साथ तो -80, और 8 की होगी, है ना, -2 के साथ तो -16, और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई होगी -12 के साथ, और नीचे भी क्या है 12, बट यहाँ पर लेना है मोड, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं, सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स है न्यूमरेटर में, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 80 के साथ 16 के करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और ये आ जाएगा 2 के ऐड करेंगे 98, और 10 भी है तो 108, ठीक है, अपॉन 12। तो आप बोलोगे माइनस कहाँ पे चला गया, क्योंकि ये तो सारे माइनस थे, तो हमने डिटर्मिनेंट मॉड्यूलस है तो उसके कारण हमने पॉजिटिव नंबर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से अगर 108 को आप डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया है दोनों लाइंस के बीच में 9 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। तो फिर से मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रोसेस कैसे करते हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डिस्टेंस का गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्लॉट करके समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स प्लेन है वो कुछ ऐसे है, एक्स एक्सिस, सपोज ये है वाई एक्सिस, और ये है सपोज जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3D में है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये ओरिजिन है, तो वाई जेड प्लेन से वो लाइन प्रपोज कर रही है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन, वाई जो बाहर आ रहा होगा, है ना, एक्स में नहीं जाएगा, बस ये वाला प्लेन, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं दिखा सकते, तो जेड को थोड़ा स्लैंट दिखाते हैं, तिरछा दिखाते हैं। तो ये वाला जो प्लेन होगा कुछ ऐसे, है ना, बाहर आ रहा है, तो ये वाला प्लेन जो है ये हो गया हमारा वाई जेड प्लेन, ठीक है। और इसके थ्रू सपोज कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर रही है, और वो कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना, वाई जेड में वो
क्रॉस करेगी तो उस कोऑर्डिनेट है ना, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो सपोज ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है, तो इसमें देखो जो वाई जेड है जो ऐसे हैं, तो वहां पर जो हमारा एक्स एक्सिस में कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं किया उस लाइन ने, है ना। तो उसमें जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में होता था सिंपली, तो जब यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है तो 0 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई में कुछ है ना डिस्टेंस है ऊपर को, और जेड में भी कुछ इधर को है, तो इसलिए जो वाई कोऑर्डिनेट है सपोज y1 और जेड कोऑर्डिनेट सपोज z1। तो इस पॉइंट के हमें y1 और z1 फाइंड आउट करना है, x कोऑर्डिनेट तो हमारा इसमें है ना 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें p कोऑर्डिनेट, p पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं और r वेक्टर की जगह ये वाला पॉइंट हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स है ना, इन 2 पॉइंट से अगर हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, आई थिंक कार्टेशियन फॉर्म लिखना आसान होगा और उससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस कोई भी पॉइंट हम पुट कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये पुट कर लेते हैं 5 1 6 वाला, तो x माइनस 5 अपॉन नीचे क्या होता है डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 माइनस 3 भी कर सकते हैं, 3 माइनस 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर y में भी वैसा ही करस्पॉन्डिंग करना है, ठीक है, y और z में। तो चलिए कर लेते हैं 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू y माइनस, तो x माइनस 5 था तो y माइनस 1 लिखेंगे अपॉन 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 3, और z माइनस क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के थ्रू लिख रहे हैं, और यहाँ का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो क्या आएगा 6 माइनस 1, है ना, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को माइनस कर रहे हैं, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5, और इसको एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से जो x माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा आएगा, तो यहाँ से क्या एज्यूम कर सकते हैं, देखो इसको इसके इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया है 5 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और सिमिलरली y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू लैम्डा, तो माइनस 3 लैम्डा, तो y आ जाएगा 1 माइनस 3 लैम्डा। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जनरल z कोऑर्डिनेट, तो z माइनस 6, ठीक है, और 6 को भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर जो हमारे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इस लाइन का जनरल आ गया है, जनरल, है ना। और अगर हम इन तीनों चीज़ों में इस पॉइंट को पुट करें, है ना, 0 y1 z1, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 0, तो चलिए पुट करते हैं। तो x की जगह अगर 0 पुट किया तो 5 प्लस 2 लैम्डा, तो 5 इधर आ जाएगा तो माइनस 5 इक्वल्स 2 लैम्डा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा माइनस 5/2, क्लियर है इतना। तो लैम्डा हमारा माइनस 5/2 आ गया है, तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हमें चाहिए y1, तो चलिए y की जगह y1 पुट कर लेंगे और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते, तो 1 माइनस 3 लैम्डा क्या आ जाएगा माइनस 5/2, ठीक है। तो y1 इक्वल्स टू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15/2, तो y1 क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 17/2, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें z1 कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा z1 6 प्लस 5, और लैम्डा क्या है हमारा माइनस 5/2, ठीक है। तो माइनस 5/2 पुट कर देंगे सिंपली, तो z1 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस 5 इंटू 5 25/2, तो z1 आ जाएगा कितना 2, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, 2 6 जा 12 माइनस 25, तो आ जाएगा माइनस 13/2। तो हमें पता है जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही था, क्योंकि वो y z से प्लेन का पास कर रही थी वो लाइन, है ना,
वाई जेड प्लेन से, और y1 और z1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट क्या आ गया हमारा, P पॉइंट, वो आ जाएगा 0, y1 कितना है 17/2 और z1 कितना है -13/2। तो ये हमारे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए जिस पॉइंट पे वो लाइन वाई जेड प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, कवर करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट हैं।